अविनाश, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो तो जावेद साहब बस मुझे छोड़ने आए थे क्योंकि मुझे बस नहीं मिल रही थी। मेरी बीवी प्रियंका ने भी अपनी आवाज़ चढ़ा दी। काफ़ी दिनों से हम दोनों में इसी बात पर झगड़ा हो रहा था। ये कम से कम 5वीं दफ़ा प्रियंका जावेद साहब के साथ घर आई थी। कुछ भी बोल रही हो प्रियंका, सारी दुनिया को बस मिल जाती है पर तुम्हें नहीं मिलती। मैंने थोड़ी आवाज़ ऊपर करते हुए कहा। अविनाश, सच कह रही हूँ बाबा, 1 घंटे से बस स्टॉप पर खड़ी थी मैं। आखिर में जावेद साहब आए, तब जाके अब 9 बजे घर पे पहुंची हूँ। इतना कहकर प्रियंका ने अपनी पर्स नीचे सोफे पर रख दिया और खुद भी बैठ गई। प्रियंका, तुमसे कितनी बार कहा है कि वो आदमी अच्छा नहीं है, उसे दूर रहो, वही अच्छा है। मैं थोड़ा शांत होकर प्रियंका के सामने खड़ा हो गया। हाँ, तो मुझे भी अपनी तरह एक कार दिला दो। कब से कह रही हूं यही बात, ताकि मैं भी आसानी से ऑफिस आ जा सकूं। खुद तो आराम से कार में बैठकर ऑफिस जाते हो और मुझे बस के धक्के खाने के लिए छोड़ देते हो। लेकिन तुम्हें तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। पता है कितनी भीड़ रहती है बस में। तुम्हें मेरी कुछ भी चिंता ही नहीं है। ऊपर से जावेद साहब ने लिफ्ट दी और मेन बैठकर घर आ गई। तो भी नाराज, अब करूं तो क्या करूं। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा तो मैं भी थोड़ा सा पिघल सा गया। मैं भी सोफे पर बैठ गया और उसका हाथ थाम लिया। ठीक है, मैं सोचता हूं तुम्हारी कार के बारे में। बस मैं तो इतना कहना चाहता था कि उस आदमी से दूर रहो। तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो जावेद अच्छा आदमी नहीं है। पूरा लौंडियाबाज है वो। मैंने कहा तो प्रियंका खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब तुम मुझे सिखाओगे मर्दों की नज़र के बारे में? जानू, मैं सब समझती हूँ। मैं तो बस 1 घंटे से इंतजार करके परेशान हो गई थी, वरना मैं कभी किसी दूसरे मर्द के साथ उसकी गाड़ी में आई हूं पहले? तो तुम ये शक करना बंद करो थोड़ा। इतना कहकर प्रियंका मेरा हाथ गर्मजोशी से दबाया और मेरे गालों पर एक हल्का सा चुम्मा जड़ दिया। मैं और थोड़ा सा पिघल गया और हल्के से उसकी तरफ झुककर उसके होठों को चूमने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका ने अपना हाथ हमारे चेहरों के बीच लाकर रख दिया और मुझे दूर धकेल दिया। कोई फायदा नहीं है अभी, सेफ्टी कवच नहीं है अभी घर पे। 2 दिन पहले ही कहा था मैंने कि लेकर आओ। उसने हंसकर कहा और उठकर बेडरूम की तरफ चली गई। तो क्या हुआ? वैसे भी अब शादी को 4 साल हो गए हैं। माँ और पापा तो कब से पोते की राह देख रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि सेफ्टी कवच अब बंद ही कर देते हैं। मैं भी उसके पीछे चला गया और बिस्तर पर बैठ गया। वो तो ठीक है, लेकिन अभी उसके लिए सही वक्त नहीं है। पीरियड होने के बाद के 4-5 दिन सही होते हैं, प्रियंका ने हंसकर कहा और अंदर बाथरूम में चली गई। मैं वहीं बिस्तर पर बैठकर सोचता रहा। ना जाने क्यों मुझे ये बात अजीब लग रही थी कि प्रियंका जावेद की कार में क्यों आई। बस नहीं मिली, ये तो जायज़ बात नहीं थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बस ना आई हो। सच कहूं तो मैं काफ़ी देर तक नीचे ही खड़ा होकर सिगरेट फूंक रहा था और आधे घंटे में मैंने 2 बसें देखी थीं। वही नंबर की बस जिससे प्रियंका ऑफिस से वापस आती थी, और फिर भी मिली ही नहीं। तो क्या हुआ? टैक्सी भी कर सकती थी, ऑटो कर लेती या फिर मुझे ही लेने के लिए बुला लेती। उसका ऑफिस बस आधे घंटे की दूरी पर ही था। क्या वो मुझसे झूठ बोल रही थी? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये बात अजीब लग रही थी। जावेद खान हमारी एरिया का कॉरपोरेटर था, पर यह बात तो बस होर्डिंग पर लगाने के लिए थी। असलियत तो ये थी कि जावेद एक बहुत बड़ा गुंडा था। उसकी उम्र 40 साल की थी। मैं 30 साल का था और बचपन से उसी जगह पर रह रहा था। काफ़ी दोस्त थे, तो उनसे आजू बाजू की सब खबरें मिलती रहती थीं। बचपन से ही मैं इस जावेद के कारनामों के बारे में सुनता आ रहा था। हमारी बिल्डिंग के सामने एक रोड था और उसके आगे एक रेलवे की पटरी जाती थी। रेलवे की पटरी से हमारी ओर वाला पूरा इलाका काफ़ी अच्छा था। लोग भी काफ़ी पढ़े लिखे थे और एरिया भी पॉश था। वही पटरी के उस पार वाला पूरा एरिया गरीब था। वहां पर काफ़ी झोपड़पट्टी थी। जावेद उसी झोपड़पट्टी में रहता था। उस झोपड़पट्टी में काफ़ी गुनाह भी होते थे। छोटे मोटे झगड़े तो आम बात थी, कभी कभी कुछ बड़ा लफड़ा भी हो जाता था। जावेद ने भी उसी इलाके के कदम पर पांव रखते हुए 15 साल की उम्र में ही चोरी चकारी शुरू कर दी थी। मुझे ये सब मेरे भाई और उसके दोस्तों की गपशप से पता चलता था। जावेद मेरे भाई की स्कूल में ही था, तब ये सब बातें सिर्फ मेरे कानों पर पड़ती थीं।
लेकिन मुझे उन चीज़ों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। बस बातें कानों पर पड़ती रहती थीं। जैसे हम बड़े होते गए वैसे जावेद के कारनामे भी बड़े होने लगे। पहले छोटी मोटी चोरी करने वाला जावेद 20 साल की उम्र में बड़ी गुंडागर्दी करने लगा था। 25 साल तक उसका खुद का एक गैंग था। तब मैं 10वीं कक्षा में था और तब पहली बार मैंने सुना कि जावेद एक खून के इल्जाम में फंस गया है। उसे तुरंत ही जमानत भी मिल गई थी। वो मामला अब तक कोर्ट में चल रहा है। कोई साबित ही नहीं कर पाया कि उसने खून किया है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं था। किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं थी। उसका और उसकी गैंग का खौफ इतना था कि कोई उसके खिलाफ बोल भी नहीं पाता था। हालांकि इन सब बातों से हमारे एरिया के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये सब गुंडागर्दी वो कहीं और करता था। वो हमारे एरिया के लोगों को कभी तकलीफ नहीं देता था। लेकिन कभी कभी कॉलेज की लड़कियों की वजह से उसका मेरे भाई के दोस्तों का झगड़ा हुआ था। इन सब बातों का मुझ पर सीधा सीधा कोई असर नहीं हो रहा था, पर फिर भी वो क्या चीज़ है ये मुझे समझ में आ रहा था। मुझे हमेशा लगता था कि इन सब बातों का अंजाम सही नहीं होने वाला था। लेकिन असली निराशा तो मुझे तब हुई जब एक दिन मुझे पता चला कि जावेद अब एक नेता के लिए काम करने लगा था। वो नेता हमारे एरिया में नहीं बल्कि मुंबई का था। मैं उस वक्त 20 साल का था और इंजीनियरिंग कर रहा था। मेरा कॉलेज मुंबई में नहीं था बल्कि नासिक में था, तो पूरे 2 साल भर मैं घर से थोड़ा दूर ही था। लेकिन तभी फेसबुक काफ़ी चलने लगा था और उसकी वजह से सब लोकल न्यूज़ नासिक में रहकर भी मुझे मिलती रहती थी। लेकिन तब एक दिन मुझे अचानक ही फेसबुक में मैंने एक फ़ोटो देखी जिसमें उस नेता का कोई न्यूज़ छपा था और उसके साथ उसकी फ़ोटो, और उस फोटो में उसके साथ जावेद खड़ा था। उसमें लिखा था कि जावेद को एक बड़ी सी झोपड़पट्टी को रिडेवलप करने का ठेका मिला था। साला अब बिल्डर बन गया था। उसमें काम की अंदाज़ा कीमत भी लिखी थी, 300 करोड़। क्या औकात थी उसकी। 10 साल पहले चोरी चकारी करने वाला एक मामूली गुंडा था और अब 300 करोड़ जैसी रकम में खेलने लगा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो खबर देखते ही मेरा खून खौलने लगा था। मैं यहाँ बचपन से अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई में होशियार था, हमेशा अव्वल दर्जे से पास होता था। लेकिन फिर भी क्या करने वाला था। यही कुछ नौकरी कर लेता और क्या। और मेरे भाई की नौकरी और उसके दोस्तों की सैलरी जानकर तो नौकरी करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी मेरी। और यहाँ देखा तो जावेद जैसा गुंडा करोड़ों में खेल रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसी दिन से मुझे जावेद से नफरत सी होने लगी थी। शायद वो जलन थी कि उस जैसा गुंडा इतना कामयाब हो गया है, और शायद मेरे नसीब में नौकरी ढूंढने के अलावा कोई और चारा नहीं दिख रहा था। प्रियंका उस वक्त मेरी गर्लफ्रेंड थी। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। मैं आखिरी साल में था और वो पहले साल में। मेरे दोस्त कुछ लड़कियों की रैगिंग कर रहे थे, उनमें से एक प्रियंका भी थी। मैंने उसकी थोड़ी सी मदद की और उस वजह से हम दोनों की पहचान हुई, और अगले 1 साल में पहचान प्यार में बदल गई थी। मेरा कॉलेज तो अगले साल ही खत्म हो गया और जल्द ही मुझे एक अच्छी नौकरी मिल भी गई। प्रियंका और मेरा रिश्ता भी अच्छा चल रहा था। 3 साल बाद जब उसकी कॉलेज खत्म हो गई तो उसने भी मुंबई में ही नौकरी ढूंढ ली और अगले ही साल हम दोनों की शादी हो गई। तब मैं 26 साल का ही था और प्रियंका 22 की। इतनी कम उम्र में मैं शादी के लिए तैयार भी नहीं था, पर प्रियंका के घर वालों को हमारे प्यार के बारे में पता चल चुका था। ऊपर से हम दोनों एक ही शहर में थे। ये सब देखकर उन्होंने जल्दी से हमारी शादी करने में ही भलाई समझी, और इस तरह इतनी कम उम्र में हम दोनों एक दूसरे के साथ विवाह बंधन में बंध गए थे। लेकिन आज 4 साल बाद ही मैं अपनी ही बीवी पर शक करने लगा था, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, जावेद। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका नाम सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी नफरत पैदा हो जाती थी। सच कहूं तो मेरी जिंदगी अच्छी खासी ही चल रही थी। अच्छी खासी नौकरी चल रही थी। प्रियंका जैसी हसीन और खूबसूरत बीवी थी। हम दोनों ने हाल ही में एक नया फ्लैट खरीदा था। उस पर लोन चल रहा था, लेकिन अब पूरा कैश देकर कौन मुंबई जैसी महंगी जगह पर फ्लैट खरीद सकता है। लेकिन फिर भी मेरे मन में जावेद के बारे में जो ईर्ष्या थी वो पनप रही थी। मुझे बस इस बात से जलन थी कि जावेद जैसा गुंडा इतना पैसा कमा रहा था और मैं एक छोटी सी नौकरी कर रहा था। मुझे खुद भी समझ आता था कि ये जलन सही नहीं है,
लेकिन अब दिल कभी कभी दिमाग पर हावी हो ही जाता है और जावेद के बारे में सोचते ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता था। लेकिन ये जलन भी ठीक थी जब तक उसकी वजह से मेरी जाती जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जब से प्रियंका और जावेद की पहचान हुई थी तब से उस जलन ने एक नया ही रूप ले लिया था। और यह सब लगभग 1 साल पहले शुरू हुआ था। हुआ यूं कि हमारी बिल्डिंग हर साल नए साल की शुरुआत में एक सेलिब्रेशन आयोजित करती थी। हर साल उसमें किसी एक राजकीय व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता था। और पिछले साल मुझे धक्का ही लगा जब मैंने सुना कि जावेद ही हमारे समारंभ का मुख्य अतिथि होने वाला था। और ये बात मुझे बताने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। प्रियंका हमारी बिल्डिंग की कल्चरल कमेटी की मेंबर है और हर साल समारंभ के आयोजन में उसका भी हाथ रहता है। तो उस साल कमेटी ने तय किया था कि जावेद समारंभ का मुख्य अतिथि रहेगा। और उस बार मुझे ये भी पता चला कि जावेद अब पॉलिटिक्स में भी घुस गया है। वो अब हमारे एरिया का कॉरपोरेटर बन गया था। उस वक्त पहली बार मुझे अंदाजा हुआ कि जावेद हमसे कितना आगे निकल गया है। उसने अब ये छोटी मोटी गुंडागर्दी बंद कर दी थी। अब उसने बड़े पैमाने पर हाथ मारना शुरू किया था क्योंकि अब उसके सर पर पॉलिटिकल हाथ भी था। जिस 300 करोड़ के बारे में मैंने पढ़ा था वो तो जावेद के कई ठेकों में से बस एक था। उसका कारोबार अब हजारों करोड़ में चल रहा था। मुझे पता नहीं था कि उसमें उस नेता का कितना पैसा था, लेकिन इस पैमाने पर जो पैसे में खेलता हो उसके पास काफी पैसा होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं था। सिर्फ 10 सालों में वो मुझसे इतना आगे निकल गया था, उसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और ये सब बातें मुझे उस रात प्रियंका ने बताई थी। और जिस तरह से उसकी आवाज में जावेद के लिए आदर भाव था वो साफ दिख रहा था। उसे क्या पता कि जावेद का इतिहास क्या है। उसे क्या पता कि इस आदमी के ऊपर एक खून का भी इल्जाम है। वो तो उसके बारे में ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वो दुनिया का सबसे महान इंसान हो। पता नहीं क्यों, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे कि प्रियंका जावेद से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। उस रात वो जावेद के बारे में लगभग आधा घंटा बात करती रही, जैसे कि पहली बार ही वो किसी कामयाब इंसान को देख रही हो। उसे इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि उसकी बातों का मुझ पर क्या असर हो रहा था। उसे कैसे पता होगा कि मेरी जावेद के बारे में कोई ईर्ष्या होगी। वो बस बोलती रही और मैं चुपचाप सुनता रहा। अब उस बात को 1 साल हो चुका था। ये सब बातें सोचते हुए वक्त कैसे निकल गया मुझे ही नहीं समझ आया। अचानक प्रियंका वापस आई तो जैसे मैं भूतकाल से वर्तमान काल में वापस आया। प्रियंका मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसने अब कपड़े बदल लिए थे। अब वो एक लाल रंग की नाइटी पहनकर आई थी। कहाँ खो गए अविनाश? क्या सोच रहे हो? वो मेरे बाजू में सोफे पर बैठते हुए बोली। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैंने बात को टालते हुए कहा। प्रियंका ने हल्के से मेरे हाथों को अपने नाजुक हाथों से थामा और फिर मेरे कंधे पर अपना सर रख दिया। तुम अभी तक जावेद के बारे में ही सोच रहे हो क्या? मैंने कहा ना कि मुझे बस नहीं मिली, इसलिए उनसे लिफ्ट ली, और कुछ नहीं। बात का बतंगड़ मत बनाओ तुम। उसने हल्के से मेरे हाथों को सहलाते हुए हल्के से मेरे गालों पर अपने होंठ टिका दिए। उसकी गर्म सांसें मेरे गालों को छू रही थीं। बात का बतंगड़ नहीं बना रहा हूं प्रियंका, बस तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जावेद अच्छा आदमी नहीं है, और कुछ नहीं। मैंने अपना हाथ उसकी कमर की इर्द गिर्द लपेटते हुए कहा। मुझे भी इंसानों की परख है अविनाश। मुझे नहीं लगता कि जावेद साहब बुरे आदमी है, पर अगर तुम चाहते हो तो मैं उनसे बात नहीं करूंगी। अब तो खुश? उसने मुस्कुराकर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी मुस्कुराहट और नशीली आंखें देखते ही वही हुआ जो हमेशा मर्दों के साथ होता आया है। मैं पिघल गया और उसके होंठों पर अपने होंठ टिका दिए। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और बेडरूम के अंदर लेकर गया। और अगला 1 घंटा प्रियंका मुझे जन्नत का एहसास दिलाती रही।